हेलो दोस्तों, आज जिस मूवी को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसमें पुरानी दुनिया के कुछ लोग फिर से जिंदा हो जाते हैं और उनके साइज इतने बड़े हैं कि 50 माले की बिल्डिंग के बराबर। वह उनकी खुराक थी इंसान। सुना है उनके आतंक से परेशान होकर प्राचीन काल में उन्हें एक दीवार के पीछे बंद कर दिया था और वो दीवार ही लोगों की रक्षा का कारण था। चलिए देर न करते हुए मूवी की शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत में आरोन नाम के लड़के को दिखाया जाता है जो शहर के बाहर रहता है और उसका सपना दीवार से आगे बाहरी दुनिया को देखना था। एक दिन वो दुनिया के घूमने के लिए अपने दोस्तों अरमान और मसासा के साथ बॉर्डर पर दीवार को फलांग कर दूसरी तरफ जाने का प्लान बनाता है। जब वो लोग पहली बार दीवार के पास जाते हैं तो बात करते हैं कि वो लंबे इंसान जो टाइटन कहलाते हैं शायद अब भी अंदर हो, लेकिन आरोन कहता है शायद वो मर गए होंगे क्योंकि उन्हें 100 साल से कोई इंसान खाने को नहीं मिला है। वो बातचीत कर ही रहे होते हैं कि वहां सैनिक उन्हें गिरफ्तार करने आ जाती है क्योंकि वो दीवार के बहुत करीब पहुंच गए थे जहां आम लोगों का जाना बिल्कुल मना था। अरमान और मसासा को गिरफ्तार होते हुए देख एरोन सैनिकों से लड़ने लगता है। उसे ये भी डर नहीं था कि इसकी सजा फांसी है और उसे फांसी पर लटका दिया जा सकता है, लेकिन उसे अपने दोस्तों की फिक्र थी। उसी समय वहां कैप्टन सुधा आ जाता है। वो सैनिकों को दूर करते हुए मामले को खुद संभालने की कहता है और वो एरोन की इस हरकत को बहुत ही बचकानी बताता है। वो उन सबसे कहता है कि इसके लिए सेना को काम दिया गया है, वो जांच कर रहे हैं, इसके लिए उन लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, वह यहाँ से दूर ही रहना चाहिए। इसी बीच वहां जोर का धमाका होता है जिससे सभी लोग चौकन्ने रह जाते हैं। थोड़ी देर में भूकंप आने लगता है और सभी डरकर एक साथ बैठ जाते हैं। वह एक भयानक आग की शक्ल दीवार के पीछे से चिल्लाती हुई दिखाई देती है और उसकी आवाज इतनी तेज थी कि लोग बहरे हो जाएं। अचानक वो दीवार फूटने लगती है जिसमें से टाइटन्स भूखे भड़ियाए निकलते हैं जिनके बदन पर एक भी कपड़े नहीं थे। उनको देखकर सभी डरने लगते हैं। जैसे ही सैनिक टाइटन्स पर अटैक करने लगते हैं, कुछ देर में सैनिक उन पर तोप के गोलों से हमला करते हैं, लेकिन उनका बाल भी बाका नहीं होता है क्योंकि उनका शरीर ऐसा था कि उन पर किसी भी चीज का असर नहीं हो रहा था और वह अपने आप ठीक हो जाते हैं। वह राक्षस सैनिकों को कुछ देर में खाने लगते हैं। यह नजारा देखकर वहां लोगों को डर लगता है और सभी अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। कुछ देर में वह राक्षस घरों को तोड़ देते हैं और उनके हाथ में जितने लोग लगते हैं उतने अपने हाथों में लेकर खाने लगते हैं। अरमान उस भीड़ में कहीं खो जाता है। मसासा और एरोन अपनी जान बचाने के लिए चच में भागते हैं, लेकिन मसासा के रास्ते में एक भद्दे दांतों वाली राक्षस औरत आ जाती है। मसासा जानती थी कि अब उसको कोई नहीं बचा सकता है और वह अपने आप को सरेंडर कर उस औरत के सामने बैठ जाती है। तभी एक बहुत जोर से धमाका होता है जिससे चच के अंदर लोग पीछे गिरने लगते हैं और चारों तरफ धूल ही धूल हो जाती है। एरोन को ना तो दांतों वाली औरत दिखाई देती है और ना ही मसासा। एरोन जल्दी से बाहर आकर मसासा को ढूंढने लगता है। तभी सारे राक्षस चच पर हमला कर देते और वहां सारे लोगों को खा जाते हैं। यह नजारा देखकर एरोन बहुत ज्यादा सुस्त हो जाता है और शहर में भटकने लगता है। इस घटना को 10 महीने गुजर जाते हैं। सैनिकों के सरकारी प्रशिक्षण की स्थिति जानने के लिए कैप्टन जोरू को भेजा जाता है क्योंकि राक्षसों से लड़ते हुए ज्यादातर सैनिक मारे गए थे, इसलिए नए सैनिकों को शामिल किया गया था जिससे राक्षसों का मुकाबला किया जा सके। उसी समय ईच नाम की लड़की को दिखाया जाता है जिसे सेना के लिए खोज करने के पद से निकाल दिया गया था। ईच सेना के सीक्रेट रिसर्च सेंटर खोजती हुई अकेली जा रही होती है। उसी समय वह एक लड़के ईसरू को दबोच लेती है क्योंकि वो सेंटर में गार्ड की नौकरी करता है। उससे रिसर्च सेंटर की खोज के बारे में पूछती है, वरना जान से मारने की धमकी देती है। ईसरू कहता है वो उसे सब बता देगा, उसे कुछ न करे। थोड़ी देर में दिखाते हैं कि ईच और ईसरू रिसर्च सेंटर पहुंच जाते हैं जहां ईसरू उसे कुछ भी नहीं बताता है और अपनी बात से मुकर जाता है, लेकिन ईच पूरे सेंटर को देखती है। थोड़ी देर में वहां एक भूखा प्यासा राक्षस दिखाया जाता है जिसे रस्सियों में जकड़ा हुआ है, जिसे देखकर ईसरू चौकन्ना रह जाता है और सोचता है इतने खतरनाक राक्षस को कैसे कैद किया होगा। उसी समय ईच बताती है कि राक्षसों की कमजोरी उनकी गर्दन के पीछे है, अगर वहां हमला किया जाए तो वह मर सकते हैं और उनके घाव भी नहीं भर पाएंगे। वो डिस्कस कर ही रहे होते हैं कि वहां ईच का बॉस आ जाता है और खबर देता है कि बाहर राक्षसों ने हमला कर दिया है और इस राक्षस को मारना होगा। जैसे ही बॉस राक्षस की तरफ जाता है, ईच उसके सामने खड़ी हो जाती है। उसी समय वो राक्षस उत्तेजित हो जाता है और रस्सियों को तोड़कर आजाद हो जाता है, जिसे देखकर ईसरू जल्दी से ऊपर भागता है। उधर राक्षस ईच को अपने हाथों में लेकर लटका देता है और खाने वाला ही होता है कि अचानक ईच के मुंह को देखकर शांत हो जाता है। इसका फायदा उठाकर ईसरू उसकी पीठ पर कूदकर राक्षस की गर्दन पर हमला करता है, जिससे वो मर जाता है।
थोड़ी देर बाद दिखाते हैं कि ईच बहुत दुख में बाहर रोती हुई जाती है, क्योंकि उसने राक्षस के साथ बहुत समय बिताया था और अब वो मर चुका है। इसके बाद ईच ने अपने आप को लोगों से अलग कर लिया और सिर्फ अपने रिसर्च पर ध्यान दिया। कुछ दिन बाद ईच सेना के बड़े अधिकारियों के सामने अपने रिसर्च के एक टूल को पेश करती है, जिसका नाम उसने पैत्रबाजी रखा था। अधिकारियों के सामने अपने टूल को पेश करती है और बताती है कि इससे वह राक्षसों का सामना आसानी से कर सकते हैं। जैसे ही वह इसका ट्रायल उनके सामने रखती है, वो दूर जाकर एक ट्रक के ऊपर गिरती है, क्योंकि वो खुद उसका उपयोग करना अभी तक नहीं सीखी थी। अधिकारी फिर से उसके इस रिसर्च को रिजेक्ट कर देते हैं और वहां से चले जाते हैं। सभी सैनिकों के सामने उसकी खिल्ली उड़ जाती है। ये देखकर वो बहुत सुस्त हो जाती है। कुछ देर बाद जंगलों में साशा नाम की लड़की दिखाई जाती है, जिसके कुत्ते का नाम शीरू था। वो अपने चाचा चाची के साथ रहती है। जंगलों में उनकी की जिंदगी बहुत मुश्किल थी। अपना खाना पाने के लिए वो शिकार किया करते थे और वह अपनी एक खास तकनीक से जानवरों का शिकार किया करते थे। कुछ देर बाद दिखाते हैं कि साशा देखती है शहर में राक्षसों का अटैक हो गया है। वो सभी गांव वालों को बचाने के लिए इसकी खबर देती है और गांव वाले जंगल से भागने लगते हैं। तभी साशा का कुत्ता शीरू गलत दिशा में भागने लगता है। वो जब उसे बचाने के लिए जाती है तो उसका चाचा उसे रोक लेते हैं, क्योंकि यह साशा के लिए खतरनाक हो सकता है। उधर दिखाते हैं कि जंगलों में सेना के ऊपर राक्षस हमला कर देते हैं, उन सबको एक एक करके खा जाते हैं। आगे दिखाते हैं कि साशा भी मिलिट्री ज्वाइन कर लेती है और उसके साथ और भी सैनिकों की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, जिससे राक्षसों का अच्छे से सामना कर सके। समय गुजरता है। 1 साल बाद दिखाते हैं राक्षसों के आक्रमण से बचे लोगों को शहर में वापस लाया जाता है। सेना प्लान बनाती है कि दूसरे शहरों के लोगों को किस तरीके से राक्षसों के आक्रमण से बचाया जाए। उधर दूसरे शहरों में दिखाया जाता है खाने की कमी के कारण लोग मरने लगे हैं। अब सेना के पास एक ही उपाय था, शहरों के अंदर जाकर उस दीवार को फिर से मरम्मत किया जाए, जिससे लोगों की जान बचाई जा सके। कुछ समय बाद में सेना प्रमुख कार्बन स्पीच देते हैं कि उन्हें राक्षसों का सामना किस प्रकार करना है। तभी वहां ईच को मिलवाया जाता है, जो कि अपने उस हथियार को, जिसका नाम पैत्रबाजी है, सबको दिखाती और बताती है उसने इसमें और नए बदलाव किए हैं। जैसे ही वो अपने पैत्रबाजी को चलाती है, वो जाकर कुछ सैनिकों में लगता है। ईच को फिर से शर्मिंदा होना पड़ता है। उधर हम देखते हैं कि एरोन और अरमान भी सेना में भर्ती हो गए हैं। वो दोनों 2 साल पहले हुए आक्रमण से बच गए थे और एरोन राक्षसों से बदला लेना चाहता है, क्योंकि उसने अपनी प्यारी मसासा को उनकी वजह से खो दिया था। वहीं कप्तान सुदा को भी दिखाया जाता है, जो उस आक्रमण से बच तो गया लेकिन जीने की इच्छा खो चुका है, साथ ही बहुत बड़ा शराबी भी बन चुका है। वो अब सेना में लोगों को खाना बांटने का काम करता है। उधर सैनिक रात में उस जगह आक्रमण करना चाहते हैं जहां राक्षस सोए हुए हैं और उस दीवार को बंद करने का प्लान बनाते हैं जहां से वो राक्षस आए थे, जिससे और नए राक्षस अंदर न आ सकें। सभी उस जगह की तरफ चल देते हैं, जिसमें कुछ नए सैनिक भी थे। हथियार ट्रक में भर लेते हैं। थोड़ी दूर जाते ही कैप्टन को कुछ आवाजें आती हैं, तो वो गाड़ियों को रुकवा कर चेक करने लगते हो तो उनको रास्ते में कुछ गाय नजर आती है। वहीं कैप्टन हिया को बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। वह जान को जोखिम में डालकर अंदर चल देती है। उसके पीछे एरोन भी आता है, जहां एक बिल्डिंग टूटी मिलती है। जैसे जैसे वो पास जा रहे थे, रोने की आवाज बढ़ती जा रही थी। अचानक हिया के मुंह पर कुछ गीली चीज आकर गिरती है। जैसे ही वो ऊपर देखती है तो वहां राक्षस का एक बच्चा था, जो उन दोनों को देखकर नीचे गिरता है और बहुत तेज रोने लगता है। वो दोनों डरकर बाहर भागते हैं, साथ ही सैनिक बहुत घबरा जाते हैं। कप्तान सभी से चुप रहने और राक्षसों से दूर रहने की कहता है। उसी समय अचानक एक बहुत बड़ा हाथ कप्तान को उठा लेता है। सारे राक्षस जाग जाते हैं और अब सारे सैनिक खतरे में आ जाते हैं। एरोन और हियाना अपने लोगों के पास जाने को भागते हैं। उसी समय उनके पीछे एक भयानक राक्षस लग जाता है। वह वापस वाहनों की तरफ भागने की कोशिश करते हैं तो कप्तान कार्बन खतरे को भांपते हुए वाहन और हथियारों को लेकर भाग जाता है। वो सभी सैनिक एक इमारत के अंदर भागते हैं, लेकिन पहुंचने से पहले ही राक्षस उन्हें घेर लेते हैं। सभी उम्मीद छोड़ देते हैं, लेकिन जिसको ऊपर वाला बचाए उसे कौन मार सकता है। उनका मसीहा बनकर सकीशा वहां आ जाता है, जिसको राक्षसों का कातिल भी कहते हैं। वो एक अपने बेहतरीन हथियार से उनकी गर्दन के पीछे हमला करता है, जिससे उनकी गर्दन अलग हो जाती है और राक्षस मरकर नीचे गिरने लगते हैं और राख में बदल जाते हैं। उसके साथ उसकी एक साथी भी थी। वो थोड़ी ही देर में सारे राक्षसों को मार गिराता है। एरोन उसकी दोस्त को देखकर हैरान रह जाता है। वो और कोई नहीं बल्कि उसकी पुरानी प्रेमिका मसासा है, लेकिन मसासा एरोन को नजरअंदाज कर देती है, बल्कि अपने नए दोस्त सकीशा को देखकर हंसती है और थोड़ी ही देर में वो दोनों वहां से चले जाते हैं।
आगे पता लगता है कि सकीशा को कैप्टन कार्बन ने ऐसी परिस्थिति के लिए मिशन में शामिल किया था। सकीशा ही थी जिसने मसासा को 2 वर्ष पहले उस भद्दी दांत वाली औरत से बचाया था और साथ ही राक्षसों से लड़ने की ट्रेनिंग भी दी थी। वो राक्षसों की दुनिया से बहुत ही वाकिफ हो गए थे। मसासा भी पुरानी जिंदगी को भूलकर हकीकत को पहचान गई थी। अब यही उसकी जिंदगी है। आगे दिखाते हैं कि एक सैनिक एरोन पर इल्जाम लगाता है कि एरोन ने ही राक्षसों को चेताया था और सैनिकों की जान जोखिम में डाली थी। इस पर उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसको मसासा और साकीशा बीच बचाव कराते हैं। सकीशा एरोन का नाम पूछते हुए उसकी काबिलियत पूछती है और एरोन को अकेले में ले जाकर बात करती है। एरोन बताता है वो राक्षसों को मारना सीखना चाहता है, जिससे राक्षसों को फंसाया जा सके। इस पर सकीशा हंसते हुए कहती है, राक्षसों ने इंसानों को नहीं फंसाया है, बल्कि उनकी कायरता ने उन्हें फंसाया है। लोग उनसे लड़ने में डरते हैं, जिससे वो इंसानों पर हावी हो गए हैं। सकीशा एरोन को काया बताती है। एरोन कहता है वो काया नहीं है। सकीशा एरोन से पूछती है क्यों वो अपने डर को निकालकर राक्षसों से आजादी के साथ लड़ सकता है। एरोन मसासा की तरफ देखता है और उसके पियानो को टूटा हुआ पाता है। कुछ देर में एरोन मसासा से घुल मिलना चाहता है, लेकिन मसासा का अंदाज इससे अलग था। वो बताती है वो बचपन की सारी बात भूल गई है और राक्षसों के काटे निशान को दिखाते हुए कहती है वो अब मौत से भी नहीं डरती है। सकीशा उन्हें डिस्टर्ब करते हुए मसासा को एक सेब खाने को देती है, जिससे उसे ताकत मिलती है। थोड़ी देर में हियाना एरोन को अपने साथ ले जाती है और एक कपल को देखकर एरोन से इमोशनल होते हुए कहती है उसकी बेटी अंदर शहर में है, वो उससे मिल भी नहीं पाती है। कुछ समय में हियाना एरोन के करीब आना चाहती है। उसी समय राक्षस अपनी आंख खोलता है और हियाना को उठाकर खा जाता है, जिसे एरोन सिर्फ देखता ही रह जाता है। कुछ देर में बहुत सारे राक्षस दिखने लगते हैं। सकीशा, मसासा और अन्य सैनिक उन राक्षसों का मुकाबला करते हैं। सकीशा मसासा के साथ मिलकर ज्यादातर राक्षसों को मार देते हैं और कुछ सैनिक घायल हो जाते हैं। वह कुछ आम लोगों पर भी अटैक होता है, जिनमें से कुछ मारे जाते हैं। आगे दिखाते हैं कि बारूद से भरा हुआ ट्रक वहां आता है और वह लेडी जिसका प्रेमी मारा गया था, वो अपनी जान की परवाह किए बगैर बारूद के ट्रक को राक्षसों के बीच ले जाना चाहती है। थोड़ी देर में वो ट्रक पर चढ़कर ट्रक को ले जाकर राक्षसों के पैरों में ब्लास्ट कर देती है, लेकिन राक्षसों को कुछ नहीं होता है। उनके पैर फिर से आ जाते हैं। वो तभी मर सकते हैं जब उनके कमजोर हिस्से पर वार किया जाए। उधर एरोन बिल्डिंग पर हताश खड़ा सबको मरते देखता है और सकीशा के कहे शब्द याद करता है। अपने को काया ही समझता है, लेकिन थोड़ी देर में हिम्मत लाकर राक्षसों का सामना करता है। पहले तो वो उस यंत्र को नहीं चला पा रहा था, लेकिन थोड़ी ही देर में सीख जाता है और सकीशा की मदद से राक्षसों को मारने लगता है। कुछ देर में एरोन अपना बैलेंस खो देता है और सीधे राक्षस के मुंह में जा गिरता है। वो एरोन की एक टांग को खा जाता है, पर एरोन संभलते हुए अपने आप को बचाता है और कूदकर छत पर जा गिरता है। उसी समय एक राक्षस अरमान को उठा लेता है। एरोन दर्द में होने के बावजूद अपने दोस्त को बचाना चाहता है। वो बिल्डिंग से ही राक्षस के मुंह में छलांग लगाता है और उसके जबड़े को पकड़ लेता है, जिसका फायदा उठाकर अरमान अपने आप को छुड़ा लेता है। लेकिन एरोन राक्षस के पेट में चले जाता है। वह वहां हियाना की डेड बॉडी के साथ और भी डेड बॉडीज को देखता है। मसासा और अन्य सैनिक उसी छत पर पहुंच जाते हैं जहां अरमान था। अरमान मसासा को एरोन की मौत के बारे में बता देता है, जिसको सुनकर एरोन के अंदर का प्यार जाग जाता है और वो ये खबर सुनते ही राक्षसों को मारने कूद पड़ती है। वो ज्यादातर राक्षसों को मार देती है, लेकिन थोड़ी ही देर में उसका ईंधन खत्म हो जाता है, जिससे वो जमीन पर आकर गिरती है। मसासा को वही राक्षस खाने आ रहा होता है जिसने एरोन को खाया था, लेकिन अचानक उसके मुंह से उल्टी आने लगती है और उसकी बॉडी ब्लास्ट होकर दूसरे राक्षस में बदल जाती है, जो सभी राक्षसों को एक एक कर मार देता है, जिसको देखकर सभी चौकन्ने रह जाते हैं और जान जाते हैं वो कोई और नहीं बल्कि एरोन था। मसासा थोड़ी देर में उसके सामने आ जाती है। वो मसासा को खाने लिए उठा लेता है, क्योंकि उसे कुछ याद नहीं था वो कौन है, पर मसासा एरोन को उसके नाम से पुकारती है, जिससे एरोन को सब याद आ जाता है। वो मसासा को छोड़ देता है और खत्म होने लगता है, लेकिन मसासा जल्दी से एरोन के गर्दन पर वार करती है, जिससे उसके अंक फिर से आने लगते हैं, जिसे देखकर सब बहुत खुश होते हैं और एरोन जिंदा हो जाता है और यही मूवी का एंड हो जाता है।